जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर एशियन पंडित। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। सेना का अपमान कब तक और हिंदुस्तान सहेगा? 75 साल बीत गए हैं लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं आई जिस पर हम सेना के अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे सके, लोगों को सबक मिल सके। काश हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानुज सिंह जी चर्चा के लिए। और आज का जो विषय है वो राहुल गांधी का बयान, सेना का अपमान। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि तवांग के लोगों ने क्या कहा है। उन्होंने, वहां के जो स्थानीय लोग जो हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने राहुल गांधी को क्या आईना दिखाया है। पहले तो दर्शकों को हम अपने ये दिखा दें और आप इस क्लिप को आप देखिए और राहुल गांधी ने क्या बोला है इसको भी लेकर। इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है। हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था। राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तवांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है, क्योंकि हम प्राउड फील करते हैं अपना इंडियन आर्मी को। चाइनीज से ज़्यादा इंडियन आर्मी प्राउड है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये प्राउड फील करते हैं हम अपना इंडियन आर्मी से। वही राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला, मुझे सही नहीं लगा अपना इंडियन आर्मी को लेकर। राहुल गांधी ने जैसे कि आज से वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। तो कहाँ वो लोग नहीं पिटा है, वो वीडियो में हम लोग देख सकते हैं ना। उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम लोग सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ ना, इंडियन आर्मी के खिलाफ। मेरा तो बस यही कहना है। वो लोग बॉर्डर इतना ठंड में अपना ऐसे बॉर्डर को संभाल रहे, तो इससे गलत नहीं कहना चाहिए। वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तवांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। इंडियन आर्मी की वजह से आप लोग यहाँ पर, हाँ, इंडियन आर्मी का वजह से हम लोग यहाँ तवांग का वासी पूरा सेफ्टी है, इसलिए हम लोग इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर्स इतना सामने है, तवांग से इतना ज़्यादा दूर है नहीं, फिर भी उसका वजह से हम लोग का तवांग का आदमी लोग सब सेफ्टी है। अगर ऐसा कुछ था तो यात्रा तवांग भी तो जा सकती थी। इलीगल है, असंवैधानिक है, सेना पर बयानबाजी झूठी है। बच्चे बच्चे को मालूम है, वहां के जो स्थानीय होते हैं वो सबसे ज्यादा जानते हैं। आप कैसे देखते हैं इन बयानों को जो उन्होंने बोला है और जो बच्चे बोल रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? एक चलन सा बन गया है, प्रचलन सा बन गया है कि हर चीज में झूठ, हर चीज में जो मर्जी आएगी हम तो वो बोलेंगे, क्योंकि हमारा तो विरोध केवल मोदी का विरोध है। कहीं मोदी का विरोध करते करते हम सेना का अपमान कब कर जाते हमें पता ही नहीं चलता है। जी सर, देखिए हमारे मैं भी राहुल गांधी का ये वाला बयान सुना था, लेकिन मेरा सोच जहां तक ये है, ये सेना के ऊपर राहुल गांधी का कहने का मतलब नहीं है। जो मैं सोचता हूँ वो सेना के ऊपर उनका कहने का मतलब नहीं है। उन्होंने देखिए गलवान घाटी में जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। उनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारा इंडिया सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब चीन जहां पे भी घुसता है
प्रधानमंत्री जी कहते हैं चीन घुसा नहीं है, न घुसा था न घुसेगा। तो घुसा, इसके पहले देखिए गलवान घाटी में घुसा नहीं था, तो फिर क्यों बोले कि चीन की सेना चली गई? घुसी थी इंडिया में, तभी तो चीन की सेना गई सर। उनका कहने का तात्पर्य सेना को रोका तो नहीं जा सकता है, कोई बाहर से घुसता है, हमारी भारतीय सेना ने खदेड़ के फेंका है या नहीं, मैं तो ये समझना चाहता हूँ। देखिए मैं इसका नहीं, आप उसी अगर भाषा में आ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप फिर राहुल गांधी में और आप में कोई अंतर नहीं है। मैं भारतीय सेना में जो बैठे हुए कर्नल हैं, जो भारतीय सेना है, आप उसको कैसे देखते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। भारतीय सेना हमारी सबसे मजबूत थी, है और रहेगा। जब भारतीय सेना कहती है, जब भारतीय सेना वो वैसे साहब से पूछती है कि 1000 किलोमीटर हमारा कहां पर गिर गया है, वो आप बताइए कि मीटर बताइए, किस मीटर से नापा था, और सेना का बयान क्या ये माना नहीं जाए। जब सेना पर विश्वास है तो फिर जब सेना ही बयान दे रही है कि हमारे यहाँ घुसने के लिए मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन जो घुसेगा वो मार खाएगा, वो पिटेगा, इसके लिए भारतीय सेना को आप कैसे देखते हैं? भारतीय सेना हमारी सबसे मजबूत रही है। आप बेरोजगार पर कोसें मोदी सरकार को, ठीक है, आप बेरोजगारी पर आप टोके, गरीबी पर, भुखमरी पर, आप महंगाई पर, हर चीज पर टोके, लेकिन आप सेना पर, और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहने का मतलब ये नहीं था, फिर क्या मतलब था बताइए? समर्थन है सर, सेना के ऊपर लांछन लगाना, सेना के ऊपर लांछन लगाना, सवाल उठाना, सेना के ऊपर ही सवाल उठ रहा है ना जी। मैं देखिए केशव जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप खुद ही सोचिएगा। ये कहना चाहता हूँ, मैं सोचूंगा नहीं, केवल सवाल का जवाब दूंगा, अगर आपका सवाल लगेगा मुझे क्या है इसका जवाब। देखिए केशव जी, अपने हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा चीज है जो पैदा नहीं होता है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान गरीब है? बहुत सारे ऐसे देश हैं कि वहां पे सिर्फ तेल निकलते हैं, लेकिन सबसे अमीर है। हिंदुस्तान ही अपना ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो पैदा न होता। हिंदुस्तान में केवल भ्रम पैदा जो होता नहीं है, लेकिन पैदा किया जाता है। भ्रम जो है वो पैदा किया जाता है, होता नहीं है। लेकिन यही भ्रम की वजह जो है, जब बात आर्मी की कर रहे हैं, आज हम बात सेना की कर रहे हैं, तो आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को रख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपको मैं हमेशा मौका देता हूँ, आप उन पर आप बोलते हैं। वो टॉपिक जब आएगा सेना के तिरंगे के साथ में बाकी के झंडों को अगर आप रखेंगे, फिर वहां पर बात अलग हो जाएगी ना। जहां धार्मिक मामला है वहां धार्मिक का मामला है, जहां राष्ट्रवाद का मामला है वहां राष्ट्रवाद का, बात तिरंगे की हो रही है। और आप बात आप कर रहे हैं कि अन्य देशों को आप देख लीजिए। हम क्यों देशों को देखें, हमें देशों से मतलब ही नहीं है। हमारे जब बात सेना पर आएगी और जो देश साथ नहीं देगा, जो देश हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, हम उस देश का बिल्कुल पूरा विरोध करेंगे। हम उससे जो है एहतियात बरतेंगे, उससे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी लड़ाई में जो हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि सेना पर सवाल उठाना मतलब जो है उसको राष्ट्रद्रोही उसको करार दिया जाए, इस देश से बाहर उठा के फेंक दिया जाए। सेना के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है, हाँ सेना जरूर उठा सकती है। इसके लिए वो 75 वर्षों से क्या करते रहे, उन्होंने फ्री हैंड अगर किया है तो सेना आज क्यों जो है बोल रही है कि हमको आज फ्री हैंड किया गया, लेकिन तब हमारे हाथ बांधे हुए थे। आज हमको फ्री हैंड किया गया है। अगर कोई बोलता है कि हमको फ्री हैंड नहीं किया गया है, हमारे हाथ में अगर कोई हथियार नहीं दिया गया है, तो सेना का फिर बनता है कि हम फिर सेना की तरफ से बोले कि हमारी सेना को कमजोर कर रही है हमारी सरकार। लेकिन सेना खुद बोल रही है कि हम कमजोर नहीं है। वो एक आदेश दे, हम पीओके ले लेंगे। जी सर, इसके साथ साथ राहुल ने कई अपने शब्दों में कई चीज जोड़े, उसको लोग नहीं उठा रहे हैं। आप ये बताइए, चीन के पास इतने पैसे कहाँ आ रहे हैं? हिंदुस्तान से ही तो सारे पैसे जा रहे हैं। आप चीन से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं? चीन से पैसा क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। वो तो पाकिस्तान से भी हो रहा है, वो तो रसिया से भी हो रहा है। हम तो रसिया से भी खरीद रहे हैं ना। यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, रसिया से सामान भी खरीद रहे हैं। जो व्यापार है वो कभी रुका है क्या? आप मुझे बताइए। नहीं, इस बात से मैं इसलिए सहमत हूँ। आप देखिए रामानुज जी, आप जब बात इसकी करते हैं, जब ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। कब से मैं आपको बताता हूँ। जिस समय यहाँ मुगल साम्राज्य था, जिस समय यहाँ मुगल साम्राज्य था, जिस समय इससे पहले राजपूताना साम्राज्य था, तो यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक लोग जाते थे। पृथ्वीराज चौहान की आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जो उनके व्यापारी थे वो अफगानिस्तानियों में भी जाते थे, वहां के व्यापारी भी यहाँ आते थे। तो ये कहना आपकी बात जो है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि व्यापार को रोका जाए या व्यापारियों को रोका जाए। व्यापार और व्यापारी अपनी जगह है। बात सेना की आती है तो सेना अपनी जगह है। आप व्यापार पर अटक जाते हैं आकर के कि चाइना से बहुत सारा माल, चाइना को जा भी तो रहा है।
चाइना से जो चीजें जरूरत पड़ी तो जा बहुत सारी कितना चीजें बैन रहा की गई। सर, नहीं जा लेकिन कितना नहीं, बहुत रहा सारी ये चीजें बैन आप की गई। एक बार सोचिए सर, जा नहीं, कितना मैं रहा आपके इस साथ में आता सरकार हूँ। में। यही भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि चीन का सामान जलाओ, तो कहते हैं ले लो, चीन का विरोध करने लग गए, चीन का सामान जलाने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा विरोध इस देश में भारतीय जनता पार्टी का, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी चाइना के लिए करती है, यानी पहली बात। और दूसरा, क्या चाइना के दूतावास से पैसा फंडिंग जो है वो कांग्रेस ने लिया है या किसी अन्य पार्टी ने देश की? आप मुझे बताइए, पैसा चाइना का कौन ले रहा है? अपने फाउंडेशन में। सर पीएम केयर फंड है। मैं कहीं किसी न्यूज में देखा था, चाइना की कंपनी, बहुत सारे कंपनियां उसमें डोनेशन दी, ठीक है। वो क्या मतलब था कि पीएम केयर फंड में जो कंपनियां हिंदुस्तान को लूट रही है वो फंडिंग कर रही है और प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे हैं? ऐसे देश चलेगा? आप बताइए। वो अगर यहाँ ऐसे फंडिंग जो कर रही हमारा कंपनियां, तो दुश्मन है, जो उन कंपनियों की भागीदारी है, वो कंपनियां यहाँ हैं। आप सामान क्यों खरीद रहे हैं? सबसे ज्यादा विरोधाभास कौन करता है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। आप नहीं सिंह साहब, देखिए सीधा सवाल दिया करिए। आप अगर उनकी तरह आते हैं, क्या नाम, जो अपने अविरल मलिक जी हैं, उनकी तरह आप भागते हैं, ये गलत बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस देश में जो है सबसे ज्यादा विरोधाभास चाइना का कौन करता आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या किसी पार्टी ने कभी चाइना का विरोध खुलकर किया है कि हम चाइना के सामान का जो है, हम चाइना का सामान ही नहीं लेंगे? सबसे ज्यादा मोबाइल किसके पास मिलेंगे? कांग्रेसियों के पास मिलेंगे या नहीं? मैं कहता हूं चलिए, भाजपा के पास तो इस्तेमाल करती है, आप कहेंगे नहीं वो तो सभी लोग कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इतना ही अगर विरोधाभास कर रही है, और आपकी भी बात की जाए, क्या आप कौन सा चाइना का सामान इस्तेमाल नहीं करते? आप तो राष्ट्रभक्त हैं। वो तो वही वाली बात हो गई। एक दिन बैठी थी डिबेट में, एक मोहतरमा कांग्रेस की तरफ से जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि अंबानी होता जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, कैसे? मैंने कहा वो तो व्यापारी है, बिजनेस अपनी सिम बेच रहा है, उसकी लोग खरीद क्यों रहे हैं? मैंने कहा मैडम आप एक चीज बताइए, आप तो बीएसएनएल के बिल्कुल पक्ष में खड़ी है ना? बोलिए हाँ जी बिल्कुल मैं खड़ी हूँ। मैंने कहा आपका परिवार भी खड़ा होगा? बिल्कुल खड़ा है। मैंने कहा आपकी जो सिम जिससे आप बातचीत करती हैं, और वो सिम किस कंपनी की है? बीएसएनएल की है, जियो की है, एयरटेल की है, किस कंपनी की है? अब वो चुप हो गई। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो है, आपका डाटा निकल के आ रहा, मैंने तो देख लिया। अभी आप बताइए कि जिस सिम से आप हमारे से संपर्क हमारे कार्यालय में करती हैं, आपसे करती हैं, ये सिम आप जिससे बातचीत करती हैं अपने तमाम लोगों से, तो ये किसकी है? बोली जियो की। तो मैंने कहा यही आपकी तरह सोच सोच करके कि 149 रुपए जो हम चुपचाप डाल देते हैं ना अंबानी के खाते में, इससे फायदा सरकार को नहीं पहुंचता, ये अंबानी जी को ही पहुंचता है। और आपकी भी निश्चित तौर पर जियो आप चला रहे होंगे, अंबानी को आप भी प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। कोई बीएसएनएल की खरीद करके आप नहीं पहुंचा रहे हैं। तो राष्ट्रभक्त अगर कोई हमारे साथ में अगर बन रहा है जी, सवाल उठा रहा है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके। सर मेरा सिम वोडाफोन का है, आप चेक कर लीजिएगा। मोबाइल सैमसंग का है, चाइना का ओप्पो सोपो नहीं है। और हमारे ऑफिस में जो लेड लाइन लगा है बीएसएनएल का, एयरटेल का नहीं लगाया हूँ। हालांकि ये 15 दिन में खराब होता रहता है, लेकिन हम बीएसएनएल का ही लिए जी। कुछ मेरे ये तो वही वाली बात हो गई कि अकेले योगी जी के हो जाने से पूरी पार्टी तो योगी नहीं हो जाती है ना। आप अकेले हैं, लेकिन आपकी जितनी भी पार्टी में मेंबर जुड़े हैं, क्या कभी आपने अपील की कि बीएसएनएल की सिम खरीदिए? आप अपने रिश्तेदारों को भी दिलवाइए। राष्ट्रभक्त आप तभी होंगे। आप सिम मोबाइल मत रखिए। क्या मतलब ऐसे लोगों के लिए आपने कोई आपने दिया हुआ है कि हमारी सेना या अपनी तरफ से आपने कोई आंदोलन किया? लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में भी विपक्ष में। क्या उनको वो आंदोलन यही आंदोलन उनको चाइना के खिलाफ बदल देना या चाहिए या नहीं? सरकार कहाँ मंगा रही है? सरकार तो कह रही है कि मोबाइल का आप क्यों मंगा रहे हो, आप क्यों खरीदारी कर रहे हो? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत का भी तो सामान बिकता है, आप सामान पे अटक जाते हैं। आप जो है डिबेट को मोड़ने का प्रयास न करें। मैं सेना पर आता हूँ। सेना का अपमान जो है कब तक? क्या इस पर जो है सेना पर बोलने वालों के खिलाफ क्या होगा? जी बिजनेस आप छोड़ जाइए, उन चीजों को आप छोड़ दीजिए। उनका पूरा भाषण मैं देखा था। पूरा भाषण देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने सेना का अपमान किया। हमारा जहां तक सोच है, देखिए हर शब्द का दो अर्थ निकलता है। अब मैं मानता हूं दो अर्थ निकलता है, लेकिन मेरा जहां तक सोच है, मैं उस दिन का पूरा भाषण देखा था, हमें नहीं लगा कि उन्होंने सेना का अपमान किया। वहां जो लट बजाया गया था, वो ये सेना के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों पर लट बजाया था या चाइना के लोग?
इतना ही आप चाइना बता के दीजिए। ऊपर लट, हमारी सेना बहुत मजबूत है सर, तभी तो लट से बजाया था ना। के भगा दिया। जी जी। भगा और दिया। वहां क्या करना चाहिए था? शी जिनपिंग तो नहीं आया था ना जो उसके ऊपर लट बजेगा। राहुल गांधी जी सी इतनी जिन इतनी बातचीत कर रहे हैं, हाँ इतनी बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी जी या विपक्ष के जितने भी लोग हमेशा उठाते रहते हैं सेना पर सवाल के लिए क्या कड़े कानून होने चाहिए या नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सेना पर कड़े सेना कानून का सवाल, अगर होने सेना चाहिए। का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से अगर ये बोल रहा है कि चाइना हमारे देश में घुसा ही नहीं है, अगर सेना बोल रही है तो हमें जब सेना पर विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर हम कैसा विश्वास, कौन सा विश्वास होता है आप बताइए। सेना अगर कोई बयान देती है तो वो फिर विश्वास अगर है तो सेना के बयान को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए सर, सेना के नहीं मतलब सेना अगर सेना अपनी जिम्मेदारी से, कर्नल जनरल सेना वो कोई पाकिस्तान के तो है नहीं, भारत के अगर जो है सेना जो जिम्मेदार व्यक्ति है सेना के, वो अगर जिम्मेदारी से अपना बयान अगर देते हैं तो उनके बयान पर कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए सर। सेना की बिना कहना एविडेंस कि हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उस बात को मानना चाहिए सभी लोगों को, मेरा जहां तक मानना है। जी। लेकिन पीओके इसमें लेने की सर जब बात होती है, पीओके जैसे बात कही जाती है, पीओके लेने की बात होती है, तो पीओके लेने के लिए जब बात हर बार की जाती है तो पेट में दर्द क्यों होता है? हमें तो बोलना चाहिए कि कल आक्रमण कर देना चाहिए, विपक्ष को ये बोलना चाहिए या ये बोलना चाहिए कि आप जो है वहां कश्मीर में 370 हटी है तो अच्छी बात थी या गलत बात थी, आप बताइए। वो तो अच्छी बात थी, पीओके लेना भी चाहिए। नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए सर, लेना चाहिए, लेना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब बात बिल्कुल। वही आ जाती है कि आर्मी तैयार है, आर्मी के जो चीफ है उन्होंने बोल भी दिया है कि हमें एक आदेश मिलेगा, हम तो तैयारी के साथ बैठे हैं। लेकिन सेना पर सवाल के लिए क्या कोई कड़ा कानून होना चाहिए? जैसे कोई आता है तो हमारे शहीदों का अपमान करके चला जाता है, कोई आता है तो हमारे शहीदों को आतंकवादी बता के चला जाता है, कोई आता है और ABCD तक नहीं मालूम है, सावरकर पर सवाल उठाता है। अरे भाई सावरकर अगर गलत थे तो आप इंदिरा गांधी जी को गलत साबित कर दीजिए, उनको कहिए कि बहुत ही बेकार जो है प्रधानमंत्री हुई हैं, आपकी ही पार्टी की हुई हैं। तो इंदिरा गांधी जी तो प्रधानमंत्री इस देश की रह चुकी हैं, राहुल गांधी जी क्या है? या तो अपनी दादी को गलत ठहराएं, ऐसा लेटर कभी जारी किया है कांग्रेस? नहीं, कभी कांग्रेस ने लेटर जारी नहीं किया। तो फिर सावरकर पर सवाल उठाने का अधिकार है क्या? सावरकर पर सवाल उठाने का मतलब है कि आप देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पर, ठीक है। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पूर्व प्रधानमंत्री पर आप सवाल उठा करके अच्छा कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं? नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं सर। अगर कोई प्रधानमंत्री उनको महत्व दिया है तो उसको महत्व तो नहीं दिया है, वो उनको मिलना चाहिए था, वो उनका हक था। वो 20 साल का जो डबल उनको डबल आजीवन जो मिली थी ना, वो किसी को पीटने के लिए नहीं मिली थी, ना किसी का बलात्कार करने के लिए मिली थी। देश का जो बलात्कार कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए उनको डबल सजा दी गई थी। सबसे ज्यादा फोटो जो है वो नेहरू जी की नहीं, सावरकर की पाई जाती है अंग्रेजों के साथ, या अंग्रेजों के साथ सबसे ज्यादा फोटो गांधी जी की और नेहरू की है? आप इतना बता दीजिए। हमारे क्रांतिकारी जो हैं अंग्रेजों के साथ हंसते हुए, अंग्रेजों के साथ खिलखिलाते हुए, अंग्रेजों के साथ फोटो लेते हुए सबसे ज्यादा जो फोटो हैं वो नेहरू और गांधी जी की हैं, या फिर उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, सावरकर की है, भगत सिंह की है, चंद्रशेखर आजाद की हैं, इन लोगों की हैं या इन लोगों की हैं? आप बता। नहीं, ये लोग तो हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद भी, ये लोग तो क्रांतिकारी थे, इनके साथ क्रांतिकारी तो नेहरू जी भी थे, क्रांतिकारी। हाँ, लेकिन ये लोग तो फोटो खिंचवाए नहीं, ये लोग फोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे, ये लोग देश को आजाद करवाना चाहते थे। जो देश को आजाद करवाना फोटो मतलब अंग्रेज उनके पास फोटो खिंचवाने गए थे कंधे पर कंधा रख के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में, फोटो आप खिंचवा लीजिए। देखिए सर, इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल पूछना क्यों नहीं, हक बनता है ना। वही अंग्रेज जो सुभाष चंद्र बोस से जलन रखते थे, भगत सिंह को मारना चाह रहे थे, पिस्टल लेके पीछे पड़े थे, लेकिन वही नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर और ये सब लोग जो है फोटो खिंचवा रहे थे, उनके मंत्रालय में भी सम्मिलित थे, उनकी सरकारों में भी सम्मिलित थे। तो इनसे ऐसी कौन सी दोस्ती थी? ये कौन सा पार्ट पढ़ा रहे थे जो अंग्रेज इनसे लड़ाई जब एक ही थी, चीजें एक ही थी, तो अंग्रेजों को तो दोनों लोगों को एक ही नजर से देखना चाहिए था ना। लेकिन नेहरू जी के साथ ऐसी कोई फोटो लगती है जो जबरदस्ती किसी ने पकड़ के खींची हो, किसी अंग्रेज ने कहा आ जाओ? हमें लगता है दो ग्रुप था, एक क्रांतिकारियों का और एक सरल स्वभाव का।
ये क्रांतिकारी हमारे उनको कूटते थे अंग्रेजों को, और ये लोग सरल स्वभाव के थे, ये लोग बीच में जाके बातचीत करते थे। हमें यहाँ तक ऐसा भगत सिंह वाले में बातचीत क्यों नहीं की? जब देश में 3 बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे, गांधी जी भी थे, बातचीत नहीं की और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, युद्ध अपराधी बता दिया जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय लिख करके दिया है ना, ये तो आप जानते हैं, युद्ध अपराधी बताया ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। हाँ, ये गलत हुआ सर, ये तो गलत नहीं, हुआ। ये अच्छा, गांधी आप जी तो अच्छा लगातार बता रहे हैं, तो आप गलत हुआ या गलत किया है? गलत किया, ये तो मैं कहूंगा गलत किया। मैं देखिए देखा नहीं हूँ, सुनता हूँ। गांधी जी सबके लिए केस लड़ते थे, उनके लिए भी केस लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं अम्बेडकर जी ने केस क्यों नहीं लड़ा? वो तो सुना जाता है बहुत सारी डिग्रियां थी। हाँ, अम्बेडकर जी भी नहीं लड़े, गांधी जी भी, दोनों उस समय लेबर मिनिस्टर थे, उस समय अंग्रेजों की मलाई जो है खा रहे थे, ऐसा नहीं है, काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की मलाई सभी खा रहे थे। सर, मलाई खाने वाले मलाई खाते ही रह जाते हैं, जो बिल्कुल खा रहे थे, उसमें सभी गाड़ियों पर चल रहे थे, लोग पैदल दौड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है विदेशों में जाके सेना बना रहे थे, उस समय लोग इस देश के अंदर अंग्रेजों के साथ मलाई खा रहे थे, उसमें कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज भी वही हाल है, मलाई खाने वाले मलाई खा रहे हैं और मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, वो सूखी रोटी खा रहे हैं। आज का भी वही हाल है जो पहले था। और जब जब देश के ऊपर आज आती है सर, मेरा जहां तक मानना है, गरीब आदमी ही बलिदान देता है। जो भी जितने अमीर हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, गरीब आदमी तब भी देश के लिए। नहीं, तो जब सेना में सबसे ज्यादा किसानों के बेटे हैं, सबसे ज्यादा जवानों के बेटे हैं, वहां मरने के लिए तैयार हैं, और फिर उसी सेना पर हामी लोग जो है आते हैं और ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, ओवैसी साहब ने कुछ नहीं कहा, ये तो बड़े साहब लोग हैं, तो इतने सीधे साधे हैं कि ये तो फांसी पर चढ़ जाने देंगे, लेकिन आज तक नहीं कहेंगे। इनका अवश्य है तो ये तो कहें कि हमारे यहाँ जो है भारतीय आर्मी सबसे पहले अटैक करती है, दूसरी जगह जाके तब अटैक होते हैं। नहीं तो पाकिस्तान तो बहुत सीधा साधा देश है, वहां तो अटैक ही नहीं होता है। मतलब जब सेना ने बयान दे दिया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो स्ट्राइक के सबूत दिखाओ, ये कहने वाले कौन लोग थे? क्या उनको जो है हमें कहना नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तानी थे? क्या उनको एक तमगा नहीं मिलना चाहिए? जब आर्मी का एक सेना की तरफ से एक बयान जारी हो गया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हमने इतना नुकसान उनका किया है दुश्मन देश का, तो वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं गए थे? भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देश की सरकार के लोग, देश की सरकार के ही अंतर्गत आर्मी काम करती है, और वो गई थी वहां। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये नहीं कहा हमने मारा, भाई तुम्हारा कौन सा कार्यकर्ता गया था वहां? तो सेना को सेना के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो या भाजपा में, या फिर वो किसी भी दल से आते हो, लेकिन ये कहना कि नहीं उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो सवाल क्यों उठाया? सेना का नाम क्यों आया? सेना पर सवाल उठाना मतलब सेना को कमजोर करने बराबर नहीं है क्या? यहाँ पर उन्होंने एक बयान ऐसा दिया है, उन्होंने कहा है कि हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने सैनिकों को। क्या यही यात्रा तवांग जाकर के रुकती है और वहां जो घायल हमारे सैनिक थे उनके साथ में सहानुभूति दिखाने का प्रयास करते राहुल गांधी जी? करना चाहिए था या नहीं? नहीं, ये तो करना चाहिए था सर, ये तो नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि हमें तो सेना पे जवान, अगर हम सेना को गलत बोलेंगे और फिर आपको अगर कोई गाली देगा, फिर आपके पास आएगा, तो आप क्या करेंगे? आपकी बात तो सही है। आपको कोई गाली देगा, आपको कोई नपुंसक बोलेगा, आपको कायर बोलेगा, और आपके पास ही आकर के जो है आपके पास आएगा आपका हालचाल पूछने के लिए, तो आप क्या करेंगे? नहीं, अगर ऐसा बोलता है आप क्या करेंगे? मैं जो पूछता हूँ उसका आप जवाब दीजिए ना। आपको हम कायर कहें, आपको नपुंसक कहें, और आपको यहाँ तक बता दें आप तो बहुत कमजोर है, फिर आप क्या करेंगे? अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं जाने लायक, शकल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। नहीं, मैं बोलता हूं, मैं वही तो बोल रहा हूं। तो मतलब गलत बोला इसलिए तो नहीं जा पाए ना, ये तो आप सहमत है ना? गलत बोला है कि नहीं? तो अब तो आप बोल रहे हैं ना, गए क्यों नहीं? नहीं, जिस हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, गए नहीं, उस हिसाब से गलत बोला है कि नहीं? क्यों नहीं गए? गए नहीं, उनको अगर सही बोला था तो आप जाते ना। हाँ, वहाँ जाना चाहिए था। हाँ, मतलब अब आप नहीं, अभी तो आप राहुल गांधी जी का बोल रहे थे कि सही उन्होंने जो है बोला है, तो अगर सही बोला था तो सेना का हालचाल पूछने क्यों नहीं गए? मतलब है कि किसी को कमजोर बताने के बाद में आप उसके पास अगर जा रहे हैं, और फिर कैसे आप जो है इस चीज को देखते हैं, मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। लेकिन राहुल जी के कोई शब्द में ऐसा नहीं देखा कि वहाँ उन्होंने जहाँ बोला हो कि सेना हमारी कमजोर है, उन्होंने ये नहीं बोला है, लेकिन पूरा बयान फिर दोबारा सुनवा देता हूँ। मजबूत रहेगी, लेकिन सेना पर ही सवाल उठता है ना। अगर आप सैन्य कार्यवाही को लेकर के चाहे सरकार पर प्रश्न चिन्ह करें, वो भी सेना पर ही सवाल जाएगा, ठीक है?
मतलब अगर हम किसी की शाखा को, आपके भाई पर हमें कुछ बोलना हो तो आपको हम अगर सीधा सीधा बोले तो वो, और पूछताछ जो हमारी हो वो भाई के लिए हो या किसी कड़ी के लिए हो, अगर हम कुछ जानना चाह रहे हैं, सरकार का एक अभिन्न अंग है आर्मी जो होती है हर देश की अपनी। तो अगर हम सरकार पर सवाल सेना को लेकर के उठा रहे हैं, आप बेरोजगारी पर उठाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप महंगाई पर उठाए, कोई समस्या नहीं है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मोदी जी से सवाल किया, मोदी जी से नहीं, देश की सरकार से सवाल किया है, तो सेना को लेकर के किया है ना। मतलब सेना को लेकर के अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और जो आप बयानबाजी कर रहे हैं उसमें आप देखिए ना कि शब्दों का हेर फेर, आप कहे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ही क्यों था? मैं तो ये पूछता हूँ, जब सेना ने बोल दिया कि आए थे, हमने ठोक के बजा दिया, बात खत्म, आपने बधाई देनी थी, छुट्टी, आप क्यों जो है उस पर आप कर रहे हैं? अगर ज्यादा आपको चाहिए तो आप जो है जमीन आप नापने जाइए कि हमारी कितनी घेर ली है, उसको आप देश को बताइए, वहां से आप लाइव कीजिए, यात्रा वहां भी तो जा सकती है, तवांग में भी तो जा सकती है। आप सरकार से सवाल करें या आप किसी से करें, लेकिन बात वही आती है कि आप सेना को ही तो कमजोर बता रहे हैं, सीधे सीधे ना बता के, डायरेक्टली सही, लेकिन बताया तो है ना जी। अच्छा सर केशव साहब, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, कितने जी। तारीख की घटना थी जी, कितने तारीख की घटना था ये? दिनांक, कौन से डेट में घटना हुआ था? 12 तारीख को। सर शायद हमें जहां तक जानकारी है 9 तारीख का घटना था। 9 तारीख को भी हुआ था, 3-4 वीडियो हुए अलग अलग। जो वीडियो एक आया वो 9 तारीख का वीडियो जारी हुआ था। उस वीडियो को बाद में हालांकि वायरल टेस्ट ने ये भी दिखाया कि वो तवांग का वीडियो पुराना है, जिसमें उन्होंने लठ बरसाए, वो पुराना है, लेकिन बरसाया तो भारतीय सेना ने ही चाइना के ऊपर। सर आपकी बात सही है, लेकिन 9 तारीख का घटना, 4 दिन तक इसको गुप चुप में रखा जाता है। जब वहां की लोकल मीडिया इसको उठाती है, उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में इसको मीडिया लेती है। उसके बाद एक दूसरी कहानी आ जाती है, कोई फिल्म आई है अभी पठान करके, उसमें देखिए आजकल जंग छिड़ा है, उसमें जंग छिड़ा। आप 4 दिन तक इसको छुपा के भी तो रखे सर, सरकार की तो ये नाकामी है सर, इसको भी तो आप कहिए। इसमें सरकार की नाकामी नहीं है। क्यों सरकार, इसमें सरकार की क्या नाकामी है? सरकार ने छुपाया क्या है? इसमें क्या छुपाया है? मतलब क्या छुपाया, आप बताइए। आप कह रहे हैं कि आपको 12 तारीख को पता लगा, और मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि सरकार ने इसमें छुपाया क्या है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार ने क्या छुपाया? हमारी जमीन घेर ली है, ये छुपाया है या क्या छुपाया है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। अगर पाकिस्तान से कोई छोटा सा भी कोई केस हो जाता है, उसके लिए सरकार सबसे पहले कूद पड़ती है। बहुत सारी चीजें नहीं भी बताती है, बहुत सारी चीजें नहीं बताती है। क्या मतलब घर में लोगों को लाइव दिखाए कि हम कैसे प्लान करते हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सैन्य कार्रवाई भी, बहुत सारी चीजें। चाइना के खिलाफ सरकार एक बार भी क्यों नहीं बोलती है? चाइना का नाम क्यों नहीं लेती है? मैं ये जानना चाहता हूँ। चाइना का लिया तो है, आप देखिए ना, चाइना का नाम लेती है सरकार। आप ये बोल रहे हैं कि चाइना के खिलाफ बोला नहीं है। इन नेताओं के भरोसे अपना देश मजबूत नहीं है, इन हमारे सेनाओं, वीर सेनाओं के भरोसे देश मजबूत है। तो फिर सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहिए ना, सेना पर हमारा विश्वास होना चाहिए या नहीं? नहीं उठाना चाहिए। हम महंगाई पर सरकार से सवाल करें ना, हम बेरोजगारी पर बात करें, हम चीजों पर बात करें, लेकिन सेना का नाम नहीं आए। जैसे जब हम बात करते हैं कि हम चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये सवाल केवल उस समय ही क्यों जब चाइना कुटता है या फिर पाकिस्तान कुटता है, उस समय आप सवाल क्यों करते हैं? सवाल फिर 365 दिन बाकी है ना, उनमें पूछो। जब कोई सैन्य कार्यवाही ना हो, कोई चीज ना हो, तो फिर हम क्यों सामान ले रहे होते हैं? ये हमें सवाल तब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, आप सही कह रहे हैं। आपके बात से केवल सैन्य कार्यवाही जिस समय होगी हमारे देश की तरफ से, जब कोई मजबूत बयान देना चाहिए आपको, उस समय खाना पीना छोड़ के आपको व्यापार ये सब उसी समय याद आता है क्या? नहीं, ये मतलब उस समय चीजें छोड़ करके उस समय हमें सेना को बधाई देने के साथ साथ में चाइना को अपनी तरफ से भी संदेश जारी करने चाहिए। ठीक है कि हमारी सेना है, किसी ने रोका है क्या? मोदी जी रोक रहे हैं क्या कि आप चाइना को धमकी नहीं दे सकते? विपक्ष में है तब आप तब भी बयान जारी कर सकते हैं, हमारी सेना है, चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाओ। और आप विपक्ष का रोल क्या अदा कर रहे हैं? दूतावास बना है, कहाँ? सरकार तो किसी दूतावास का विरोध नहीं कर सकती ना, खुद में दूतावास के दूत को तलब कर सकती है, एक प्रक्रिया है। लेकिन दूतावास में जिस समय 370 यहाँ हटी थी, उस समय हमारे भारतीय दूतावास अमेरिका में बाहर जाकर के किस तरह से प्रोटेस्ट पाकिस्तानियों ने किया था, आपको याद होगा। चीनी दूतावास दिल्ली में बना है, कितने लोग जो है वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए इंडियन आर्मी को जाते हैं और कितने लोग विरोध करते हैं? पहली चीज आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी
क्या चीनी दूतावास के सामने विरोध करेंगे, जबकि उसी दूतावास से वो पैसा ले चुके हैं अपने फाउंडेशन के लिए, आरजीएफ के लिए। बिल्कुल, ये तो आपको राहुल गांधी से ही कांग्रेस वालों से मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी के लोग या अभी आपकी भी पार्टी, क्या विरोध, एक झंडा, एक देश में एक भी विपक्ष क्या चीनी दूतावास के सामने ले जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता है भाई? विपक्ष के हाथ तो किसी ने नहीं बांधे। बिल्कुल, चीनी दूतावास चाइना में भी नहीं है, उसके लिए वीजा की भी जरूरत नहीं है, देश के ही अंदर है। आप वहां कम से कम झंडे तो दिखा सकते हैं, इंडियन आर्मी की ताकत तो आप करवा सकते हैं एहसास। वहां पर कोई हिंसक प्रदर्शन न करने की बजाय आप जो है आप प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं ना इंडियन आर्मी का, कि हमारी ताकत है और आप बार बार इसको बंद कर दीजिए। एक संदेश तो हम दूतावास में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, आपके बात से वो तो दिल्ली में ही है, उसके लिए तो वीजा की जरूरत भी नहीं है। जी, आपके बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं सर। जी, अब राहुल गांधी जी लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार जोड़ भी रहे हैं, चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है क्या जोड़ा है, क्योंकि गुजरात गए वहां भी हार गए, हिमाचल तो गए ही नहीं फिर भी जीत गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे देखते हैं कि इस यात्रा से कितनी मदद मिली है, कितनी भाषाएं जुड़ी हैं, कितने लोग जुड़े हैं, और कैसे आप जोड़ते हुए देख पा रहे हैं? सर, इस यात्रा से फर्क तो पड़ेगा सर। इस समय देश में युवा इतने बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गया है। शिक्षा का हाल देखिए, जिसके पास पैसे वही अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। महंगाई देखिए, विकट रूप एकदम धारण कर रखा है। तो बिल्कुल, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मैं आपको बता दूं, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां बिल्कुल फ्री निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क चिकित्सा है, और पेट्रोल भी आधे दाम पर मिलता है। फिर उसके बाद में हम बातचीत करेंगे, महंगाई नाम की चीज कहीं है नहीं उन राज्यों में जहाँ के। दूसरे की बात नहीं करूंगा। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी है, इसका मूल उद्देश्य ही है कि अगर हमारी पार्टी किसी भी प्रदेश में कभी भी आती है तो प्राइवेट स्कूल से लेके सरकारी में तो फ्री होता ही है, हर जगह शिक्षा फ्री होगा। अगर शिक्षा सबको मूल रूप से मिल गया तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग ये कहते हैं कि विकास की नदियां केंद्र से ही बहती हैं। केंद्र से जब विकास की नदियां बहती हैं तो सारे राज्यों में फिर राज्य के चुनाव फिर लड़ने ही नहीं चाहिए कांग्रेस को। क्यों लड़ रही है? किस लिए? विकास तो केंद्र करेगा तो होगा, नहीं राज्यों में फिर मतलब क्या है? नहीं, आप ऐसे कैसे, मतलब आप इसे कैसे देखते हैं कि राज्य का कोई लेना देना होता है विकास में कि या नहीं? सर, बहुत कुछ लेना देना होता है, तभी तो हर जगह कांग्रेस। महंगाई क्या राज्य नहीं कम कर सकता, केवल केंद्र को ही पूरा अधिकार है, केंद्र ही कम करेगा तो केवल विकास होगा। जब केंद्र राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री का जब कोई काम ही नहीं है कि केंद्र ही सब कुछ तय कर रहा है, तो फिर क्या मतलब है मुख्यमंत्री? सर, राज्य बहुत कुछ कर सकता है, ये लोग करना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कसाकसी करते हैं कि ये आपकी गलती, ये आपकी गलती, वो कहेंगे आपकी गलती। करना नहीं चाहते। राज्य शिक्षा के मामले में क्या नहीं कर सकता, आप खुद सोचिए। महंगाई के ऊपर कर सकता है, हर एक चीज के ऊपर कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता। करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है सर। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, आप किसी काम के लिए चले जाइए किसी सरकारी दफ्तर में, आप चले जाइए सर, देख लीजिए कि आप जाएंगे तो हो सकता हो जाए। आपको अधिकारी, लेकिन वो 75 वर्षों में क्यों नहीं हो पाया? पहचान जाएगा सर, आपको अधिकारी पहचान जाएगा। आप एक पत्रकार हैं, आपको चाय भी पिलाएगा, काम भी करेगा। किसी और को आप देख के देख लीजिए। ये सिस्टम गलत है। मैं सहमत हूँ आपसे इस बात से कि ये सिस्टम गलत है, लेकिन बात ये है कि हमने सेना को अपनी कितना मजबूत किया है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। अगर देश में, मैं ये कहता हूं कि 5 साल का, 6 साल का, 6 महीने का अगर ट्रेनिंग देकर के अग्निवीर बनाया जा रहा है, उसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति आर्मी से निकलने के बाद में बैंक का मैनेजर बनेगा तो एक तो अनुशासित रहेगा, राष्ट्र का एक टैक्स फौजी का लगा है तो सही से काम करेगा। वही एक व्यक्ति जाकर के लेखपाल अगर बनेगा, मैं ये कहता हूं कि वहां से निकलने के बाद में ये लोग अगर अध्यापक बनेंगे और ये चीजें अगर ये सभी के लिए ट्रेनिंग लागू जो है हो रही है, उसमें दिक्कत क्या है? जो लोग उस लायक हैं, तो हमें लगता है कि समय एकदम से अगर पड़ जाए तो देश के जो है जो 40-50 लाख लोग अगर ऐसे लोग हो जाते हैं आने वाले समय में, बहुत सारे देश हैं एग्जाम्पल जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो एकदम से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो वेपन चलाना आता ही होगा। और ये लोग क्या आर्मी का साथ उस समय देने के लिए, और देश में जगह जगह से जो है
खड़े हो सकते हैं, इनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो काम करने के दौरान अंदर अंदर जो है सरकार की भी हेल्प कर सकते हैं, जो अंदर बहुत सारी आतंकवाद गतिविधियां चल रही हैं, गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, उसमें क्या ये फौजी मदद नहीं कर सकते? अगर आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के वही काम हो सकता है, क्योंकि वेतन मिल रहा है। क्या जरूरी है कि 50 साल आप नौकरी करो तभी आपको फौजी माना जाए? फौजी के लिए तो एक दिन की जिंदगी काफी है। जी नहीं, इस आपके बात से सहमत हूँ, ये कोई गलत नहीं है। 4 साल में मानता हूँ, चलिए ठीक है, कम से कम उसके अंदर एक ईमानदारी तो 4 साल में आ जाएगा सर। लेकिन हमें दिक्कत ये है, जब बीजेपी के कोई बड़े पद पर बैठे हुए कहते हैं कि जब 4 साल बाद आएगा तो हमारे यहाँ वो गार्ड की नौकरी करेगा बीजेपी के दफ्तर गेट के सामने, तो यहाँ दुख की बात होती है। तो यहाँ दुख की बात नहीं है, किस लिए मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए कि अगर हम राहुल गांधी की छोटी सी बात का भी समर्थन करते हैं विपक्ष में, तो जब ये विपक्ष में आएंगे, नहीं समर्थन नहीं किया, जब ये विपक्ष में आएंगे तो हमें इनकी बात का समर्थन आप करेंगे। तो बात ये है कि अगर विपक्ष का हर बात में समर्थन होना, सेना के खिलाफ बोला गया कोई शब्द, मैं ये कह रहा हूं कि उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, उसके लिए एक सजा निश्चित होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, और ऐसे में आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अगर ये कानून पहले से होता तो क्या वो बोल पाते कि सेना से निकलने के बाद यहाँ अपराधी बनाएंगे? नहीं, अगर ऐसा कुछ कानून कड़ा बना होता, सेना के लिए अलग स्पेशल कानून, कि ऐसा बयान देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो क्या ये हो पाता? 75 वर्षों में क्यों नहीं ये चीज बनाई गई? ये इस आपके बात से सहमत हूँ। अगर वो ऐसा बोले हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कानून एक बनना चाहिए, कानूनी कार्रवाई बना होगा तभी तो कार्रवाई होगी। आप बताइए, कानून बना होगा तभी तो कार्रवाई होगी। सर कानून आप और हम तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये देश की जनता ही तय करती है। अगर जनता देश में विरोध करना जानती है तो मनवाना भी जानती है। देश को बदलते हुए देखा है। इतनी कमजोरी से बात रखना यही कमजोरी है कि आप जनता का क्या प्रतिनिधित्व करेंगे कि बनाएगा कौन? ठीक है सर, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आजकल देखिए सोशल मीडिया पे उस फिल्म को लेके चल रहा है, जो चीज चलना चाहिए नहीं। मैं तो धनभाग मना, नहीं, हर चीज चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर फिल्म को लेकर के अगर चल रहा है, मूवी को लेकर के चल रहा है, तो वो बिल्कुल एजेंडा सही है। अश्लीलता और नग्नता जो है आज चरम सीमा पर है। फिल्म का नाम पठान है, आप देखिए, फिल्म का नाम पठान है और उनकी वही नायिका जो है वो बुर्के की बजाय बिकनी में आ रही है, तो विरोध तो होना चाहिए ना। नहीं, आप बताइए, आप पठान लोगों के नहीं, आप बताइए ना, पठान तो एक जो है इस्लाम में ही जाती है, और क्या जब बुर्के की बात होती है तो पूरा इस्लाम जो है खतरे में नहीं आ जाता है अगर बिकनी कोई पहनने लगेगा? तो ऐसे में पठान की बीवी को किस तरीके से वहां दर्शाया गया, वो उसमें नायिका है तो बीवी हो या उनकी प्रेमिका हो, उनको बिकनी में अगर दर्शाया गया है तो इसमें इस्लाम का अपमान नहीं है क्या? नाम लेकर के फिल्म बना, वो भी भगवा कलर। आपके बात से कल को अगर फिल्म का नाम ब्राह्मण रख दिया जाए और उसमें ब्राह्मण को किसी ऐसी बिकनी पहनी हुई स्त्री के साथ में दिखाया जाए, तो ये ब्राह्मण का अपमान नहीं है क्या? या फिर किसी का भी रख दिया जाए, राजपूत रख दिया जाए, तो बिकनी के साथ में अगर दिखाया जाए, हम अपने घर में बैठ करके क्या इन मूवी को देख सकते हैं? ये तो पोर्न स्टार होते जा रहे हैं। समझना पड़ेगा कि अश्लील ये पोर्न ही है, बस केवल एक धागे का अंतर रह गया, कुछ नहीं बचा है। इस तरीके से पोर्न इंडस्ट्री को, इस गंदगी को कम करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जो है जितने लोग हैं उतना ही सेंसर बोर्ड नहीं है क्या? मैंने कल पूरा प्रोग्राम चलाया था, सेंसर बोर्ड में सवाल भी उठाए कि ये मूवी जो है, जिनको सर्टिफिकेट दिया है सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी को, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए, या फिर इस फिल्म पर पूर्णतः बैन लगाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हमारी चूक हुई या गलती, 3 में से एक काम कर लें तो हम समझेंगे कि इस देश में जो है वो गलत कर रहे हैं। दूसरा, मूवी मेकर्स कौन है? मूवी मेकर्स की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष की वहां अगर हम बात करें क्या नाम है उनके जो गाने लिखने वाले हैं वो हिंदू हैं। बताइए, गाने लिखने वाले हिंदू हैं जी। खुद सोचिए सर, आप ये चीज सोचिए, जहाँ पे लोगों को हाथ उठाना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां पे लोग करते नहीं है। अब फिल्म को लेके पहले ये देखिए इसके डायरेक्टर शाहरुख खान का विरोध जो करते हैं, मुझे ये लगता है आप बताइए, शाहरुख खान का विरोध केवल इस देश में रह गया? शाहरुख खान जी वैष्णो धाम जब जाते हैं तो कोई फतवा जारी नहीं होता है, फिर तो हिंदुओं को समर्थन करना चाहिए। जब कोई वैष्णो देवी की बात अलग हो गई, उससे मत इसको जोड़िए, लेकिन आपने अभी जितने नाम बिल्कुल जोड़ना चाहिए। फिल्म जाने से पहले वो वैष्णो माता इसीलिए गए थे
कि शायद इन कोई लोगों ऐसा का गलती ना हो जाए कि हिंदुत्व से जोड़ दिया जाए, इस मूवी को जोड़ दिया गया। सर, तो इस फिल्म का प्रचार तो हो गया, पूरा पब्लिक सिटी तो हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही तो वो चाहते थे, लक्ष्य यही था। यही तो, हाँ लक्ष्य यही था। फ्री फ्री में जी। प्रचार हो गया पूरे विश्व में। अच्छा, अब इसको दूसरा आप किया देखो कौन? कि ये जब से प्रसून जोशी जी बने हैं, प्रसून जोशी से पहले नीलानी जी थे। नीलानी जी क्या करते थे कि किसी में कोई ऐसा कुछ उनको लगता था कि इस मूवी को ही बिल्कुल हटा देना चाहिए, तो वो बिना विचारे ये देखे हुए कि आपका 500 करोड़ लगा है, 5000 करोड़, उनको उससे मतलब नहीं है। इस देश से एक व्यक्ति भी आहत अगर हो रहा है तो वो मूवी ही पूरी साफ कर देते थे, कहते थे ये ले जाओ वहीं। नियलानी जी को हटा करके प्रसून जोशी साहब बुलाए गए। तो प्रसून जोशी जी ने क्या काम शुरू कर दिया कि पहले तो आपके ही उसमें वो बन गई आपकी आदि पुरुष, तो आप कहाँ थे, सो रहे थे क्या? मूवी उन लोगों ने बना करके सीधे तो नहीं चलाई थिएटर में, आपको भेजी। आप भारत सरकार के अधीन ही बोर्ड में काम करने वाले, आप उसमें अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में मूवी को पास किया गया। भारत सरकार में जो लोग कार्यरत हैं वो पूरी तरीके से, अगर हम कहें कि वो हिंदुत्व को पहले देखते हैं तो वो देख रहे हैं। तो फिर जब हिंदुत्व को देखने वाले प्रसून जोशी जी भाजपा के नेता भी हैं, तो भाजपा नेता के ही उसमें जो है कैसे मूवी आदि पुरुष पास हो गई। जनेऊ उसमें चमड़े का दिखा दिया गया, चप्पल जूते पहन के दिखा दिया गया, खड़ाऊ पहनने वाले भगवान प्रभु श्री राम को, दाढ़ी दिखा दी गई रावण की। ठीक है, तो इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं? गलतियों पर गलतियां जो है किए जा रहे हैं। तो पैसा लेकर के पास कर रहे हैं मूवी, या फिर मूवी की अगर हम बात करें पैसा लेकर के अगर आप पास कर रहे हैं तो आप बता दीजिए। अगर सेंसर बोर्ड पैसा लेकर के नहीं पास कर रहा है तो फिर क्या ठेके पर तो नहीं उठा दिया गया सेंसर बोर्ड? उसमें काम करने वाले लोग ठेके पर उठा दिया हो कि नहीं भाई आप देखो प्रसून जोशी जी तो अध्यक्षता में केवल साइन करेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो या तो ऐसा अगर कुछ है कि निजीकरण कर दिया है सेंसर बोर्ड का, तो वो भी कम से कम देश को पता चल जाना चाहिए। मैं हमेशा बेबाकी से इसीलिए सवाल उठाता हूँ कि बात सेना के शौर्य की हो, ठीक है, स्वाभिमान की हो, तो उस पर कोई शब्द नहीं, उस पर न सरकार से कोई सवाल है और न देश की जनता से सवाल है। सेना के साथ खड़े होना चाहिए, बधाई देनी चाहिए, और सेना के साथ चाहे हार हो या जीत हो हम साथ खड़े होने चाहिए, हम एकजुट हो जाने चाहिए, हम उनको गाली देते हुए दिखाई देने चाहिए थे। तो जब चीजें लॉन्च हो, जब चीजें जारी हो, तो कम से कम हम ये भी तो देख लें कि हम क्या काम कर रहे हैं। सवाल में बात शाहरुख खान की नहीं है कि केवल आप विरोधाभास करेंगे कि नहीं शाहरुख खान जी होंगे तो हमारा विरोधाभास होना चाहिए। वो एक्टर तो हमारे खिलाफ गंदगी फैला रहे हैं, बाकी के जैसे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। दीपिका कौन है? दीपिका पादुकोण जो है बिकनी शाहरुख खान ने तो नहीं पहनी है, दीपिका पादुकोण जी ने पहनी है। उनके खिलाफ कितने जो है उनको हिंदुत्व से निकालने का कितने लोगों ने फतवा जारी कर दिया। अरे भाई आप या तो इस्लाम की तरीके से सनातन में व्यवस्था बनाओ कि अगर कोई सनातन के विरुद्ध कोई कार्य करता है उसको सनातन धर्म से बाहर किया जाए, ऐसा कोई कानून आप बनाओ। इसके लिए कोई नहीं बोलेगा, इसके लिए आपने सारा नाम गिनवा दिया, सारा चर्चा कर लिया, उसके बावजूद भी मैं शिक्षा को क्यों कहता हूं मजबूत करने के लिए, इसीलिए कहता हूं कि आपने सारा सिस्टम पूरा समझा दिया। लेकिन जो मित्र गण लोग इस न्यूज को देख रहे होंगे ना, फिर भी उनके दिमाग में नहीं आएगा कि आपने सच्चाई बता दिया, सारी सच्चाई आपने बता दिया, फिर भी उनके दिमाग में नहीं आएगा। फिर भी ये चलेगा कि भगवा भगवा मुस्लिम मुस्लिम। अब क्या करेंगे देश, इसीलिए तो देश की स्थिति क्या होगा अब भगवान जाने। आपने 5 मिनट में सारा बता दिया, उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि वो सोचने की क्षमता नहीं। जी। आपने सारी सच्चाई बताया, लेकिन मूवी में अपमान हो जाता है, मूवी में गलत हो जाता है। आप देखिए कि जो पिछली बार बनाई थी उस पर भी ऑब्जेक्शन सेना ने उठाया, सेना ने केस भी दर्ज करवाया कि इसमें तो हमें गलत दिखाया गया। जो गोरखा को जो दिखाया गया था, जो उसमें छुरी दिखाई गई कि वो ऐसी नहीं इस तरह से होती है, तो उसमें जो चीजें दिखाई गई, जब मूवी आप पास कर रहे थे तो आपने आर्मी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? उसमें कुछ गलत है ऐसा उनसे पूछा होता, उनकी भी सहमति लेनी जरूरी है ना। आप किसी के बारे में आप दिखा रहे हैं और वही लोग उसी विभाग के लोग नहीं है अगर मौजूद, तो कैसी मूवी आपकी जो है बन रही है? तो मूवी बहुत बेहतर होगी तो शायद तभी इसको सर्टिफिकेट दिया है प्रसून जोशी जी ने, गाने का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको, तभी उन्होंने जो है लॉन्च किया है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो है कहीं बाहर से लेकर के सर्टिफिकेट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी
ये दिक्कत नहीं, बिना प्रसून उनके जोशी जी को सिग्नेचर माफी का। मांगनी चाहिए ना कि हम लगातार गलतियां करते आ रहे हैं। हम जो ऊपर कार्यवाही आप करिए, अध्यक्ष पद से आप हटा दीजिए, या तो इस्तीफा मांगिए या माफी मंगवाइए। अगर इतनी हिंदुत्व की चिंता है हिंदुओं की, तो जिम्मेदार जिनकी अध्यक्षता में सर्टिफिकेट पास हुए। सर आपने बिल्कुल सही बोला, बहिष्कार करने के पहले जोशी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये जनता को इसकी मांग करना चाहिए कि बार बार फिल्म जो भी बनता है आप सर्टिफिकेट कैसे थमा देते हैं। बिना सर्टिफिकेट दिए गाना लॉन्च नहीं हुआ होगा सर, सोशल मीडिया पे सर्टिफिकेट दिए होंगे तभी लॉन्च हुआ होगा। तो सबसे पहले जनता को तो मांग करना चाहिए कि ये जोशी जी को हटाओ। बार बार कमाल की बात आप देखिए, कमाल की बात आप ये देखिए कि बात जब भी आप करेंगे तो उसमें दो चीजें आती हैं कि खिलाफ लोग बोलने लग जाते हैं। बस एक एजेंडा तैयार कर दिया जाता है कि आप इन चीजों पर जो है हमें काम करना है, या ये करना है, वो करना है, लेकिन सही असल मायनों में सही क्या करना है। जैसे अगर हम बात करें कि देश में पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, सीएनजी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, तीन चीजें जीएसटी के दायरे में आ जानी चाहिए। लेकिन जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी के दायरे में आएगा तो यही चीज जो है 35-40 रुपए में पेट्रोल डीजल हो जाएगा, 50 रुपए में हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर इन्होंने जो है लगाया। सारे कर राज्यों के समाप्त हो जाएंगे, आय के स्रोत कम हो जाएंगे। तो उन पर जो है, उनको क्यों नहीं आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं कि जीएसटी जिस पर लगाना चाहिए उस पर नहीं जीएसटी लगा रहे हैं, जबकि कर मुक्त देश करने वाले थे। ये प्रधानमंत्री जी का पहले भी बयान था कर मुक्त, लेकिन कर मुक्त के लिए पहल भी तो होनी चाहिए सर। सेना के जवानों के लिए काम ये होना चाहिए, सेना के जवानों के लिए, मैं सेना पर ही आता हूँ, सेना के जवानों को जो देश से लोन दिया जाए, जो बैंक लोन दे, वो बिना ब्याज के लोन उनको दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति सेना में काम कर रहा है, चाहे वो रिटायर हो जाए उसके बावजूद भी अगर लोन लेता है, और चाहे वो सेना में कार्य के दौरान भी अगर लेता है, तो उनको जो है जो ऋण दिया जाए वो ब्याज मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ब्याज मुक्त होना चाहिए सर, मैं इसका भी समर्थन करता हूं। लेकिन सर पेट्रोल की जो आप बात की हैं, कुछ ऐसे देखिए बहादुर लोग हैं, वो पर्दे फेसबुक पे आ जाते हैं कि हम तो भैया 500 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा लेंगे। भाई कौन मना किया? आप भरवाओ तो 500 रुपए लीटर, सरकार के पास रेवेन्यू और इकट्ठा होगा, वो भरवाएंगे नहीं, तो गुमराह करते हैं। फिर भी देश की जनता समझ नहीं पा रही है। देश की यही इमरान जी वाले में दिक्कत है। इमरान के वहां के किसी मीडिया पत्रकार ने पूछा, भाई आप जो है तेल इतने में हो गया है, आपको कोई समस्या? बोले नहीं, मैं तो इमरान ही लाऊंगा, लेकिन तेल चाहे जितने में हो जाए, 1000 लीटर भी आएगा मैं खरीद लूंगा। बोले कैसे आप ले लेंगे? बोले मुझे तो लेना ही 50 का होता है, तो मुझे क्या दिक्कत है, 500 में हो चाहे 5000 में, हमें तो डलवाना ही 50 रुपए का। तो हमने तय कर रखा है कि हमें डलवाना ही 50 रुपए का है, और तो तेल 500 में हो जाए तो हमारी जेब से 100 का नोट थोड़ी नहीं जाएगा, हमारी जेब से कौन सा 500 का जा रहा है। अगर 500 में जाए, हमें जब तेल ही 50 रुपए का डलवाना है, तो हमने तो 50 ही रुपए देने हैं, जब तय मान के बैठे हैं, तय करके बैठे हैं, तो ये भी चीजें तो उठती है ना साथ में। तो उसमें सर अलग अलग लोगों की सोच है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं मानता हूँ शिक्षा प्राइवेट में भी हर जगह फ्री होना चाहिए। सरकार शिक्षा पे ध्यान इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि लोगों को गुमराह करना है, लोगों को गुमराह करना है। जो कुर्सी है ना उस पे हमें बैठना है, अपने अपने बच्चे रिश्तेदार चमचे चमचे मस्त रहें, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बच्चों से, लोगों से, किसानों से कुछ इनका लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसा लगता है इनके बच्चे फॉरेन जाएंगे पढ़ने, इंडिया के बाहर पढ़ेंगे, और जो गरीब आदमी का बच्चा है वो सरकारी में चला जाए। लेकिन सरकारी को भी तो आप बढ़िया करिए, ठीक करिए, प्राइवेट से अच्छा करिए सरकारी को। आप कोई यूपी में, या यूपी नहीं कहीं का मैं देखा था कि ये गवर्नमेंट किसी स्कूल को बहुत अच्छा कर दिया। स्कूल को ये लोग क्या करेंगे, हर एक एमपी एक एक गांव अपने जिले का गोद लिए थे, वहां तो कुछ कर नहीं पाए। ये लोग करेंगे क्या? ये लोग सिर्फ अपना, अपने रिश्तेदार, अपने अमचो चमचो का अलावा। और मैं ये भी कहूंगा सर, ये जो उल्टा सीधा बोलते हैं ना, इनके अमचे चमचे ही होते हैं, इनके अमचे चमचे ही होते हैं जो बोलते हैं 500 लीटर हम पेट्रोल डलवा लेंगे। डलवाएंगे नहीं, सिर्फ कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो लोगों को सोचना पड़ेगा
कि हमें ऐसे लोगों को चुने जो उनके, देखिए लोग कहते हैं कि वो तो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या एमपी गवर्नमेंट बनती क्या है, उस क्षेत्र का विधायक किसको आप जिता रहे हैं। जनता को ये देखना पड़ेगा कि उनका रिश्तेदार ही हो, लेकिन वो काम करने वाला व्यक्ति हो, हमारी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति हो, उसको वोट दे। ये ना कि ये देखे कि हमारा रिश्तेदार है, हमारे पड़ोस में रहता है, ये देख के वोट देंगे तो यही हाल होगा देश का। जी, देश का यही लेकिन हाल दो होगा। चीजें सबसे बड़ी आती हैं कि अगर हमें सेना को मजबूत करना है तो क्या विद्यालयों में ये चीज जारी नहीं होनी चाहिए कि हम चाइनीज सामान ना खरीदें। ये हमें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि हम पढ़ सकें, लिख सकें। हमें चाइना से ऐसे देश जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमारे सेना पर प्रहार करते हैं, हमला करते हैं, ऐसे देशों का पूर्णतः बहिष्कार करना जो है हमें चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खुलकर के सरकारें कोई किसी देश का नहीं कर पाती। चाइना भी तो नहीं कर पा रहा। चाइना कुट गया है, पिट गया है, लेकिन क्या वो हमारे देश से सामान मंगवाना बंद कर देगा? जो व्यापारिक समझौते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। जब देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है और उठता है तो बहुत सारी चीजें जो है करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे देश में बन रहा है, लेकिन ये शुरुआत से अगर ये चीजें जो है की जाए, इनको अगर शुरू से अगर विद्यालय में लागू किया जाए, बच्चे के दिमाग में बैठा हो कि हमको ये वीवो मोबाइल नहीं लेना है, ओप्पो मोबाइल खरीदना ही नहीं है, हमको तो वो मोबाइल खरीदना है जो अन्य देशों से हम ले लेंगे। तमाम देश है, 256 देश हैं पूरी दुनिया में, उनमें से किसी भी देश का ले लेंगे, लेकिन ओप्पो वीवो से हमारा कोई संपर्क नहीं, हम खरीदेंगे नहीं। तो बेचने वालों की कमर टूट ही जाएगी, वो कैसे बेच पाएंगे। जी, आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, होना चाहिए। लेकिन मैं इस पे ये कहूंगा, देखिए आज से 8-9 साल पहले इंपोर्ट चाइना से कम होता था, एक्सपोर्ट भी होता था, लेकिन आज के समय में 6-7 गुना इंपोर्ट बढ़ गया है चाइना से। उसको इस सरकार को कम करना चाहिए, इंपोर्ट को, आउटपुट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें विफल हो रही है। हमारा कहने का मकसद ये है सर, मैं सबसे पहले आपसे एक वाक्य बोला था सर, हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ के युवा ऐसे हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा चीज नहीं है जो पैदा ना हो, इंसान जीवित ना रहे। सऊदी अरब में आप चले जाइए, केवल तेल होता है, रास्ता बंद हो जाए, खाने बिना भूखों मर जाएंगे। लेकिन आज के समय में सऊदी वाला सबसे पैसे वाला क्यों बना है? कुछ नहीं होता, केवल तेल होता है। हिंदुस्तान में तो सब कुछ होता है। अगर किसी देश से आप बंद कर देते हैं, नहीं मंगाते हैं, कोई जरूरी है, ठीक, मैं मानता हूँ ये सरकार का एक दायित्व होता है, एक दूसरे से लेना देना पड़ता है, लेकिन जो इंपोर्ट जो माल हो रहा है, सरकार को ये देखना चाहिए ये माल हिंदुस्तान में बने। इतने बड़े बड़े अडानी जैसे, ये 365 दिन ऐसा विषय चले ना, केवल जब ऐसे मौकों पर जब हमें अपने लिए खुशी जाहिर करनी चाहिए, हमें कहीं पर हमें सेना को समर्थन देना चाहिए, या फिर जहां जब हमारी सेना जीत रही हो या उसने ऐसा काम किया है कि जिसके लिए हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, फक्र महसूस करना चाहिए खुद पर और अपनी सेना पर कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, ऐसे समय में क्या हमें चाइना का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट याद आना चाहिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसे समय में नहीं लाना चाहिए, इसको हमेशा उठाना चाहिए। सरकार को बार बार चेतावनी देना चाहिए, कहना चाहिए कि आप चाइना का व्यापार थोड़ा कम करिए, जो चीज चाइना से आ रहा उसको कोशिश करें। इतने बड़े बड़े अपने हिंदुस्तान में व्यापारी अडानी साहब विश्व का दूसरे नंबर का हैं व्यापारी, तो उनको 2-4 कंपनी लगाए हिंदुस्तान में। जो चाइना से आ रहा, चाइना से क्यों मंगा रहे हैं? कम मंगाइए, वो ठीक है, व्यापार है, व्यापार का एक रास्ता है, उसको आना जाना होना चाहिए। लेकिन सरकार को एक कोशिश करना चाहिए, इस 9 साल में व्यापार इनपुट बढ़ा है, आउटपुट हिंदुस्तान का माल जाना कम हुआ है। बहुत दुखद बात है। आज की मीडिया डिबेट्स को कैसे आप देखते हैं, जो न्यूज चैनलों पर जो जिस तरीके से परोसा जा रहा है, हमें चाहते हैं कि वो इन चीजों पर बातचीत जो है नहीं करते हैं, उनको लगातार करनी चाहिए। उनको हर रोज कोई ना कोई बड़ा मुद्दा मिल जाता है और उस पर चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन मुद्दों पर जो है अगर शुरुआत करें और वो उनके लेकर के बैठे कि हमने ये काम जो है किया है, हमारे देश ने ये चीजें की हैं, तो वो लेकर के क्यों नहीं बैठते? जी सर, हिंदुस्तान के मीडिया को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन आप देखिएगा केशव साहब, आपका जो कार्यक्रम होता है वो आम जनता के बारे में होता है। थोड़े दिन बाद आप देखिएगा हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा व्यक्ति इस आपके चैनल से जुड़ेंगे, आप ये मान लीजिए। हमारी कोशिश हर बार होती है, क्योंकि मैं तमाम मुद्दों पर हमेशा इसीलिए राय रखता हूँ, और आप जैसे सभी बेबाक लोग जुड़ करके उन चीजों पर बेबाकी से बात भी रखते हैं।
क्योंकि यहाँ बात रखनी भी चाहिए, पूरा अधिकार भी है कि देश को जानने का कि सच क्या है, असलियत क्या है। उन पर मैं कभी नहीं चुकता हूँ, क्योंकि उन पर बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। शाहरुख खान को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा जो लोग बोलते हैं वो पहले प्रसून जोशी से माफी मंगवाने की क्षमता रखते हैं क्या? बायकॉट फिल्मों का वो लोग करने लगते हैं जिनको सही से भी जो है, मैं अगर बोलूं कि उनको चड्डी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो फिल्म का बायकॉट करते हैं। जिन्होंने कभी थिएटर का मुंह नहीं देखा है, उनको मालूम नहीं है कि थिएटर में कितनी कुर्सियां होती हैं, ठीक है, और कितना बड़ा थिएटर होता है, पर्दा कितना बड़ा होता है, चलता कैसे है। वो लोग थिएटर से जो है फिल्म का बायकॉट करते हैं बाहर बैठ के। जिन्होंने शायद कभी फोटो भी नहीं देखी हो, वो लोग बायकॉट करते हैं। बायकॉट करिए, लेकिन पहले कम से कम समझना होगा पूरा पैटर्न कि इस मूवी को आखिर कैसे बनी, किसने बनाई, कौन कौन इसके गायक हैं, कौन सिंगर हैं, कौन नाचने वाले हैं, कौन किन लोगों ने जो है इस चीज को तैयार किया। एक कलाकार ने जो है ऐसा बोल दिया। अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत स्क्रिप्ट दे दे और आप ऐसा पढ़ जाएं, तो उसमें स्क्रिप्ट राइटर की गलती निकालनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा गलती उसकी निकालनी चाहिए जिसने चेक करके भेजा है आप तक। मतलब एक स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन आप 10 बार उसको देख करके जब आप आगे भेजते हैं तो इस बार गलती आपसे क्यों हो गई, तो उसकी ये जिम्मेदारी है। स्क्रिप्ट राइटर भी उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि जिसकी अध्यक्षता में कार्य हुआ है। बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। सबसे पहले उसको बाइकाट करिए जो इसको पास किया है। उसको बाइकआउट करने से फायदा क्या? जो अब मान लीजिए आपके लेकिन अब वहां कोई पुलिसकर्मी नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है बड़े छोटे मोटे केस आपने देखे हैं, जैसे कोई बड़ा केस हुआ और थोड़ा सा मुद्दा उठा तो तुरंत 2-4 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए, लाइन हाजिर कर दिए। अब वहां कोई कांस्टेबल नहीं इनको मिल रहा है या ट्रैफिक पुलिस के इनको कोई छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं मिल रहे हैं जिससे कि उनको किया जाए। कोई छोटा पद नहीं है वहां पर। सेंसर बोर्ड में 25 लोगों की टीम बताई जाती है, उनमें कोई ऐसा छोटा पद नहीं है जो एक आध लोगों को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ लिया जाएगी। नहीं जी, ये तो इनकी गलती थी, अध्यक्ष साहब तो पहुंचे ही नहीं थे, वो तो साइन कर दिए जल्दबाजी में। जी सर, ये छोटे छोटे जो है इसको हाईलाइट किया जाता है बड़े मुद्दों को दबाने के वजह से। अगर कोई बड़ा मुद्दा है उसको दबा दिया जाए, इसको हाईलाइट कर दिया जाए। इनके जो चमचे होते हैं ये अपना खाली डब्बा लेके नाचना शुरू कर देते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि किस पे हमें किसको कहना चाहिए बाइकाट, किसको करवाना चाहिए, किसको निकालने के लिए सरकार से मांग करना चाहिए, इसके बारे में वो नहीं कहेंगे। देखिए, हम भी 1-2 ट्वीट आज किए हैं कि इस फिल्म का बाइकाट मैं भी करता हूँ मित्रों, लेकिन इसके साथ साथ सरकार से हमें बेरोजगारी के बारे में भी तो कहना चाहिए। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। हम 2-3 ट्वीट आज किए फेसबुक वगैरह पे, हम लिखे स्पष्ट, मैं इसका बाइकाट करूंगा आपके साथ। बट लेकिन सिनेमा जगत में इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ सेक्स की छूट नहीं मिलती है, इस तरीके से कि हमारे यहाँ जो है टैक्स की छूट जहाँ दिखाया जाना चाहिए वहाँ सेक्स की छूट पर फिल्में आ रही हैं, मूवी आ रही हैं। और इन पर भी हम आगे आने वाले समय में प्रोग्राम जो है करेंगे, क्योंकि सिनेमा बेरोजगारी नहीं दिखाता है, महंगाई नहीं दिखाता है। जबकि पुरानी मूवियों को आप उठा करके देखिए, उनमें तमाम बातें होती थी सरकार से। तो सरकार से उल्टा चल भी तो रहे हैं सिनेमा वाले, और उनका ही समर्थन जो है लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए ना कि कितनी समझ है लोगों को जो समर्थन कर रहे हैं, कितनी समझ उनको है जो बाइकआउट कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज आप कार्यक्रम में जुड़े, और कि सेना के अपमान करने वालों के लिए बिल आना चाहिए, बड़ा कानून जो है बनाया जाना चाहिए, जिससे बार बार गलतियां ना हो, सेना का अपमान ना हो, हमारे क्रांतिकारियों का अपमान ना हो। वो हमारे क्रांतिकारी ही हैं, ये हमारे जो शहीद होते हैं वो क्रांतिकारियों के समान ही दर्जा रखते हैं। और सेना पर सवाल उठाना मतलब हमारे क्रांतिकारियों पर सवाल उठाना है। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही है, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।